Welcome to this lesson. So in today's session we are going to discuss our quick revision session on module number C. In the next 30 to 45 minutes you will be able to revise the entire content of module C with efficiency. So let's begin with the first unit of module C, that is unit number 14, which is based on priority sector lending. So first of all let us see what are the pre-history of this priority sector lending. दोस्तों सबसे पहले 1960s में ग्रीन रिवॉल्यूशन ने एग्रीकल्चर क्रेडिट की नीड्स को बढ़ा दिया. दोस्तों प्रायोरिटी सेक्टर का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ ताकि किसमें डायरेक्ट क्रेडिट टू एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. फिर दोस्तों जून 1968 में नेशनल क्रेडिट काउंसिल ने एम्फेसाइज किया कॉमर्शियल बैंक के इन्वॉल्वमेंट को प्रायोरिटी सेक्टर में. 1972 में दोस्तों प्रायोरिटी सेक्टर का जो डिस्कशन था उसको फॉर्मलाइज किया गया. एक रिपोर्ट था रिजर्व बैंक के स्टडी ग्रुप के द्वारा. नवंबर 1974 में रिजर्व बैंक ने एडवाइस किया बैंकों को कि वो अपना प्रायोरिटी सेक्टर के शेयर को बढ़ाएं, अपने एडवांस में 33% तक लाएं और 1/3% तक लाएं मार्च 1979 में. दोस्तों मीटिंग हुआ फाइनेंस मिनिस्टर और सीईओ के बीच में मार्च 1980 में. तो उन्होंने टारगेट सेट किया 40% एडवांस टू प्रायोरिटी सेक्टर बाय मार्च 1985 में जितने भी कमर्शियल बैंक थे उन्हें एडवाइस दिया गया कि वो 40% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टारगेट को अचीव करें. अगस्त 2011 में कमेटी अपॉइंट किया गया था कि वो री एग्जामिन करें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के क्लासिफिकेशन को और सजेस्ट करें रिवाइज गाइडलाइन. जुलाई 20 2012 में रिवाइज गाइडलाइन इशू किया गया कमेटी के रिकमेंडेशन की बेसिस पे. रिसेंट ईयर में दोस्तों आरबीआई ने रिव्यू किया प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस को ताकि वो इंस्ट्रक्शन को हार्मोनाइज कर सके, अलाइन कर सके नेशनल प्रायोरिटी के साथ. दोस्तों लेट 1960 में ग्रीन रिवॉल्यूशन ने आई थिंक वी हैव डिस्कस ऑल दिस थिंग. सो लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पेजेस. ओके, अब देखिए कितना परसेंटेज क्लासिफिकेशन है. जैसे एग्रीकल्चर में यदि डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक है यानी कि इसमें आरआरबी और एसएफबी हटा लीजिए तो 18% ऑफ एएनबीसी या सीओबी है जो भी हायर हो. इसमें टारगेट 10% है एसएमएफ के लिए यानी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए. यदि फॉरेन बैंक जिसकी 20 ब्रांचेज से ज़्यादा ब्रांचेज हैं उनके लिए एग्रीकल्चर में कोई टारगेट नहीं है. जिसकी 20 से कम ब्रांचेज हैं उन्हें भी 18% ऑफ एएनबीसी या सीओबीसी है जो भी हायर हो. यदि रीजनल रूरल बैंक है तो उन्हें 18% ऑफ एएनबीसी या सीओबी है जो भी हायर हो. तो ये एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में था. यदि हम एमएसएमई की बात करें यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की बात करें तो दोस्तों हमारे जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक हैं इनमें 40% यानी 40% ऑफ एएनबीसी या सीओबी है. और यदि फॉरेन बैंक ब्रांच की बात करें जिनके पास 20 से ज़्यादा ब्रांच है उन्हें भी एमएसएमई में 40% का टारगेट दिया गया है. जिसमें से 32% जो है एक्सपोर्ट लैंडिंग में हो सकता है और 8% से कम जो है दूसरे प्राइवेट सेक्टर में नहीं होगा. फिर दोस्तों यदि हम आरआरबी की बात करें तो इन्हें भी दोस्तों 75% अपना एएनबीसी या सीओबी का जो भी हायर हो इसमें मीडियम एंटरप्राइज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी को लैंड करना है. ठीक है. अच्छा, उसमें एक और बात है कि जो और इसमें देखिए लैंडिंग टू मीडियम एंटरप्राइज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी इसमें लिमिट डाला गया है 15% ऑफ एएनबीसी. ये आरआरबी के लिए है. और दोस्तों ये फॉरेन बैंक विद लेस देन 20 ब्रांच आरआरबी के लिए भी 75% है. तो जो फॉरेन बैंक जिनके पास 20 ब्रांचेस से कम है उन्हें भी 75% का टारगेट दिया गया है. और उनको जो 15% का लिमिट कहाँ डाला हुआ है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और मीडियम एंटरप्राइज में. एक्सपोर्ट क्रेडिट की बात करें तो बेसिकली ये डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक और आरआरबी के लिए कोई लिमिट नहीं है. लेकिन जो फॉरेन ब्रांच है जिनके पास 20 से ज़्यादा ब्रांचेज है उनका जो 40% एएनबीसी या सीओबी है जो भी हायर हो वो एक्सपोर्ट क्रेडिट में होना चाहिए. जिसमें से 32% लैंडिंग टू एक्सपोर्ट के फॉर्म में हो सकता है. दोस्तों लोन की कैटेगरी की बात करें तो क्रॉप लोन में बोरोवर टाइप आते हैं, इंडिविजुअल फार्मर्स आते हैं. इस लोन का पर्पस होता है ट्रेडिशनल या नॉन ट्रेडिशनल प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, अलाइड एक्टिविटी. दोस्तों मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन की बात करें तो यहाँ भी इंडिविजुअल फार्मर आते हैं. यहाँ पे पर्पस होता है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी, परचेज ऑफ इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरी एंड डेवलपमेंट लोन फॉर अलाइड एक्टिविटी. यदि प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट लोन की बात करें तो यहाँ पे इंडिविजुअल फार्मर आते हैं. पर्पस होता है स्प्रेइंग, हार्वेस्टिंग, ग्रेडिंग, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ देयर ऑन फार्म प्रोड्यूस. लोन टू डिस्ट्रेस फार्मर की बात करें तो यहाँ पे इंडिविजुअल फार्मर आते हैं. यहाँ पे रिपेमेंट ऑफ डेप्ट और टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर. लोन अंडर किसान क्रेडिट कार्ड, इसके अंदर भी इंडिविजुअल फार्मर आते हैं. दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं लोन फॉर सोलर पंप एंड प्लांट. तो बेसिकली इसका पर्पस होता है कि स्टैंड लोन सोलर एग्रीकल्चर पंप को इंस्टॉल करना, ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप को सोलराइज करना, सोलर पावर प्लांट को इंस्टॉल करना. दोस्तों फार्म क्रेडिट की बात करें तो कॉर्पोरेट फार्म्स जिसके अंदर एफपीओ, एफपीसीज, कंपनीज ऑफ इंडिविजुअल फार्मर, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव, ये सभी फार्म क्रेडिट के अंदर आते हैं. तो इसके अंदर कोऑपरेटिव फार्मर्स आते हैं, एफपीओ, एफपीसीज, कंपनी ऑफ इंडिविजुअल फार्मर्स, पार्टनरशिप फर्म. तो बेसिकली पर्पस क्या होता है इस तरह के क्रेडिट का, क्रॉप लोन, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन, प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट लोन, लोन अगेंस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लोन टू एफपीओ और एफपीसी
विथ एज्योर मार्केटिंग। यहाँ पे दोस्तों 2 करोड़ का लिमिट रखा गया है पर बोरोइंग एंटिटी कुछ एक्टिविटीज़ के लिए, और 75 लाख रखा गया है NWR और ENWR के लिए, एंड अप टू 50 लाख रखा गया है वेयर हाउस रिसिप्ट फॉर लोन अगेंस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो उसके बाद दोस्तों एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लोन की बात करें तो यहाँ पे लोन दिया जाता है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। यहाँ पे 100 करोड़ का लिमिट है पर बोरोवर। एंसिलरी सर्विसेज लोन की बात करें तो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं, फार्मर के स्टार्टअप्स होते हैं। तो इस लोन का पर्पस क्या है कि आप मान लीजिए कि मेंबर के प्रोड्यूस यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रोड्यूस का के लिए लोन ले रहे हैं, परचेज करने के लिए लोन ले रहे हैं। लोन दिया जा रहा है किसी एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी को, स्टार्टअप को, फूड और एग्रो प्रोसेसिंग के लिए। दोस्तों एंसिलरी सर्विस लोन में 5 करोड़ लोन दिया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, 50 करोड़ दिया जाता है स्टार्टअप को, 100 करोड़ दिया जाता है फूड और एग्रो प्रोसेसिंग बोरोवर को। Friends, if you need MCQs for your upcoming rural banking examination, then we have such type of MCQs for each and every unit. You can see this is unit number 13 MCQ, and there are over 151 pages. So overall there are 200 plus MCQs in this particular unit. So similarly we have such MCQs in which explanation is given, proper question is given, and if you go through only these MCQs, these are more than sufficient to obtain 50 plus marks in rural banking, because you need not read any theory, you just go through these MCQs. So if you are in need of these MCQs, if you are in need of 2000 plus MCQs for the entire rural bank syllabus, feel free to WhatsApp me on the number shown on the screen. I will provide you the detail how to access these PDF. So for there are 20 units in rural banking, and for each unit we are providing 100 plus MCQs, which are more than enough for your upcoming rural examination. Now let's continue our discussion. So friends, let's talk about loan category or outstanding deposits under RIDF and other eligible fund with NABARD. So small and marginal farmer. So see, marginal farmer who is called marginal farmer किसे कहते हैं? तो फार्मर जिनका लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर तक का हो, और जिनका लैंड होल्डिंग 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में होता है उसे स्मॉल फार्मर कहते हैं। जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर हैं, टेनेंट फार्मर है, ओरल लेसर हैं और शेयर क्रॉपर है, जिनका लैंड होल्डिंग का जो शेयर है वो SMF के लिमिट के प्रिस्क्राइब के अंदर है। लोन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप इंगेज इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी। Loan up to rupees 2 lakh to individuals solely engaged in allied activity without any accompanying landhold criteria. Loan to FPO or FPC of individual farmer and cooperative of the farmer directly engaged in agriculture and allied activity. So these are the condition. Now lending to by bank to NBFCs and MFI for on lending in agriculture. दोस्तों बैंक का जो क्रेडिट जो एक्सटेंड किया जाता है रजिस्टर्ड NBFC MFI को या दूसरे MFI को, ताकि वो इंडिविजुअल को लैंडिंग कर सके, SHG और GLG के मेंबर को लैंडिंग कर सके। बैंक जो क्रेडिट देती है रजिस्टर्ड NBFCs को ताकि टर्म लैंडिंग कंपोनेंट के लिए अंडर एग्रीकल्चर। फिर MSME की बात करें तो MSME जो कि मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में इंगेज है या दोस्तों सर्विस रेंडर करती है इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडस्ट्री एक्ट 1951। जितने भी बैंक लोन MSME के होते हैं जो कि गाइडलाइन को कंफर्म करते हैं वो क्वालिफाई होते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के क्लासिफिकेशन में। फैक्टरिंग ट्रांजैक्शन की बात करें तो बैंक जो भी फैक्टरिंग बिजनेस कर रही है, दोस्तों असाइनर कौन होता है? असाइनर एक माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज होता है विथ रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग ट्रांजैक्शन बाय बैंक वेयर द असाइनर इज MSME। बोरोवर बैंक टू ऑब्टेन पीरियोडिकल सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फैक्टर रिसीवेबल। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फैक्टरिंग ट्रांजैक्शन। वी हैव डिस्कस्ड दिस। नाउ फैक्टरिंग ट्रांजैक्शन थ्रू ट्रेड्स TRED के माध्यम से फैक्टरिंग ट्रांजैक्शन होता है। खादी विलेज इंडस्ट्री KVI, सो दीज आर एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन अंडर द सब टारगेट ऑफ 7.5% प्रिस्क्राइब फॉर माइक्रो इंटरप्राइज अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। यानी प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर जो माइक्रो इंटरप्राइज है उसमें तो 7.5% का सब टारगेट है, उसके क्लासिफिकेशन उसके अंदर के लिए ये एलिजिबल है। कौन? KVI यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। एक्सपोर्ट क्रेडिट में दोस्तों क्या है कि जो हमारे डोमेस्टिक बैंक हैं या होली ऑन सब्सिडरी है फॉरेन बैंक का, या SFB है या UCB है। SFB होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक, UCB होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, या फॉरेन बैंक जिनके पास 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं या फॉरेन बैंक जिनके पास 20 से कम ब्रांचेज हैं, वो सब एलिजिबल होते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए। एक्सपोर्ट क्रेडिट अंडर एग्रीकल्चर एंड MSME सेक्टर। दोस्तों जो इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट होता है कॉरस्पॉन्डिंग डेट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर अप टू 2% ऑफ ANBC और COB सब्जेक्ट टू अ सैंक्शन लिमिट ऑफ अप टू 4 करोड़ पर बोरोवर फॉर डोमेस्टिक बैंक। अब आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एजुकेशन के लिए क्या है, बोरोवर टाइप कौन होते हैं? इंडिविजुअल। लोन का पर्पस क्या है? एजुकेशन पर्पस के लिए लोन दिया जा रहा है, वोकेशनल कोर्स के लिए दिया जा रहा है। 20 लाख से ज़्यादा लोन नहीं दिया जा सकता। उसके बाद दोस्तों हाउसिंग की बात करें तो इसमें कौन बोरोवर कौन होते हैं? इंडिविजुअल, गवर्नमेंट एजेंसीज,
HFCs हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं जो कि अप्रूव होती है NHB के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए 35 लाख तक का लोन यदि मेट्रोपॉलिटन सेंटर में मिल रहा है जिसका पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है, यदि 25 लाख दूसरे सेंटर में, ताकि आप परचेज कर सकें, कंस्ट्रक्ट कर सकें ड्वेलिंग यूनिट पर फैमिली। दोस्तों मेट्रोपॉलिटन सेंटर में ये 45 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और दूसरे सेंटर में ये 30 लाख से ज़्यादा का लोन नहीं होना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल हाउसिंग लोन है UCB का यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का, जो कि PSL के अंदर क्लासीफाई है, वो प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के अंदर ही क्लासीफाई होगा जब तक मैच्योरिटी या रिपेमेंट ना हो जाए। जो गवर्नमेंट एजेंसी को लोन दी जाती है ताकि वो ड्वेलिंग यूनिट को कंस्ट्रक्ट करें, सम क्लियरेंस करें, सम ड्वेलर को रिहेबिलिटेट करें। यहाँ पे दोस्तों कंडीशन ये है कि जो ड्वेलिंग यूनिट है जिसका कारपेट एरिया जो है 60 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बैंक जो भी लोन देती है अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 50% ऑफ फ्लोर स्क्वायर इंडेक्स यूज करे फॉर ड्वेलिंग यूनिट विद कारपेट एरिया ऑफ नॉट मोर देन 60 स्क्वायर मीटर। तो ये सभी दोस्तों ध्यान रखिएगा हाउसिंग केस में कितना लिमिट दिया गया है, मेट्रोपॉलिटन में कितना लिमिट दिया गया है, हमारे नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे बोरोवर कौन होते हैं, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, ताकि वो इंडिविजुअल को ऑन लैंडिंग करे, SHG JLG के मेंबर को ऑन लैंडिंग करे। SHG होता है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप, JLG होता है जॉइंट लैंडर फोरम। दोस्तों लिमिट क्या है, तो देखिए 5 करोड़ पर बोरोवर का लिमिट है स्कूल सेटअप के लिए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी को सेटअप के लिए, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ के लिए। बैंक लोन 10 करोड़ पर बोरोवर है किस चीज़ के लिए, देखिए 5 करोड़ है स्कूल बनाने के लिए, वाटर फैसिलिटी के लिए, सैनिटेशन फैसिलिटी के लिए, और 10 करोड़ है हेल्थ केयर फैसिलिटी बनाने के लिए अंडर आयुष्मान भारत। फिर दोस्तों यदि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है तो ये जो लिमिट है एप्लीकेबल होते हैं वैसे सेंटर में इनका पॉपुलेशन 1 लाख से कम हो। बैंक जो लोन देती है MFI को ताकि इंडिविजुअल को ऑन लैंडिंग कर सके, और SHG JLG के मेंबर को जो बैंक लोन देती है वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटी के लिए, ठीक है, वो सभी एलिजिबल होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी, तो बोरोवर हो सकते हैं, इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो सकते हैं। तो बैंक का लोन 30 करोड़ तक का, जैसे सोलर बेस्ड पावर जनरेटर के लिए, उसके बाद बायोमास बेस्ड पावर जनरेटर के लिए, विंड मिल के लिए, माइक्रो हाइडल प्लांट के लिए, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बेस्ड पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए, ठीक है। तो ये लिमिट है बैंक लोन का। और दोस्तों इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए जो लोन लिमिट होगा रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर वो 10 लाख पर बोरोवर होगा। तो ये लिमिट को ध्यान रखिएगा। 30 करोड़ किसके लिए है, सोलर बेस्ड पावर जनरेशन, बायोमास बेस्ड पावर जनरेशन, विंड मिल, माइक्रो हाइडल पावर प्लांट। फॉर इंडिविजुअल दिस लिमिट इज़ 10 लाख। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल, अब देखिए दूसरे तरह के जो लोन होते हैं उसमें इंडिविजुअल मेंबर, डिस्ट्रेस पर्सन, स्टेट स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, स्टार्टअप इंगेज इन। देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 लाख पर बोरोवर का लोन नहीं एक्सीड होना चाहिए, प्रोवाइडेड डायरेक्टली बाय द बैंक टू हुम, टू इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल मेंबर ऑफ SHG JLG, ठीक है। फिर उसके बाद बताया प्रोवाइडेड द एनुअल बोरोवर हाउस होल्ड एनुअल इनकम, देख मतलब कि जो सालाना इनकम है बोरोवर का हाउस होल्ड इनकम रूरल एरिया में वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नॉन रूरल एरिया में, और नॉन रूरल एरिया में 1.60 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो SHG है, जो JLG है, फॉर अदर एक्टिविटीज़ other than the agriculture or MSME, loan not exceeding 1 lakh per borrower to distressed person other than distressed person indebted to the non-institutional payment। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, वीकर सेक्शन के लिए। तो वीकर सेक्शन में जो एलिजिबल हमारे बोरोवर्स होते हैं वो उसमें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, आर्टिसन, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, बेनिफिशियरी अंडर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बेनिफिशियरी ऑफ DRI यानी डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप, डिस्ट्रेस फार्मर इंडेप्टेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर। दोस्तों इसमें क्या है, ये प्रायोरिटी सेक्टर लोन जो है कुछ बोरोवर को कंसीडर किया जाता है वीकर सेक्शन कैटेगरी के अंदर, जैसे कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। दूसरा है कि आर्टिसन, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, जहाँ पे इंडिविजुअल क्रेडिट लिमिट जो है 1 लाख से ज़्यादा ना हो। फिर बेनिफिशरी जो कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर है, जैसे NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, फिर NULM नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल हेल्थ स्कैवेंजर। फिर बेनिफिशरी होते हैं DRI के यानी डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम के। ये सभी एलिजिबल होते हैं दोस्तों हमारे वीकर सेक्शन के लोन के लिए। उसके बाद दोस्तों डिस्ट्रेस पर्सन अदर देन फार्मर, मतलब फार्मर को छोड़कर बाकी कोई डिस्ट्रेस पर्सन हो जिसका लोन अमाउंट जो है 1 लाख पर बोरोवर से ज़्यादा ना हो, उन्हें अपना डेप्ट नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर को प्रीपे करना है। तो ये सभी एलिजिबल होते हैं। वीकर सेक्शन में दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट होल्डर हो, लोन का पर्पस क्या है कि उन्हें ओवरड्राफ्ट PMJDY के अंदर मिला हो एज़ पर द लिमिट एंड कंडीशन प्रिस्क्राइब बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। वीकर सेक्शन में माइनॉरिटी कम्युनिटी हो सकते हैं कुछ स्टेट यूनियन टेरिटरी में, तो वैसे स्टेट जहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी नोटिफाइड है मेजोरिटी में। फिर दोस्तों इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइज, तो इसके अंदर बैंक आते हैं सिक्योरिटाइज एसेट में। तो बैंक यदि इन्वेस्ट करती है सिक्योरिटाइज एसेट में जो कि लोन रिप्रेजेंट करता है अलग अलग कैटेगरीज ऑफ प्राइवेट सेक्टर को, वो एलिजिबल होते हैं अंडर रेस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ प्राइवेट सेक्टर क्लासिफिकेशन के लिए। ट्रांसफ़र ऑफ एसेट की बात करें
तो असाइनमेंट, आउटराइट परचेज ऑफ पूल ऑफ एसेट बाय बैंक रिप्रेजेंटिंग लोन अंडर वेरियस कैटेगरी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि इंटर बैंक पार्टिसिपेशन के लिए IBPCS बाउट बाय बैंक ऑन अ रिस्क शेयरिंग बेसिस आर एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन अंडर रेस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। दोस्तों ये IBPCS जो है बैंक जो बाउट करती है रिस्क शेयरिंग बेसिस पे, जो कि एक्सपोर्ट क्रेडिट से रिलेटेड होता है, उसे क्लासीफाई कर सकते हैं परचेजिंग बैंक के पर्सपेक्टिव से। इसका फुल फॉर्म होता है इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। तो RRB को अलाउ है कि वो इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट इशू करें अपने शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को अपने प्राइवेट सेक्टर एडवांस के लिए इन एक्सेस ऑफ 75% ऑफ द आउटस्टैंडिंग एडवांस। PSLC यानी प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। तो बेसिकली जो आउटस्टैंडिंग PSLC है जो कि बैंक के द्वारा बाउट किया गया है वो एलिजिबल होता है अंडर रेस्पेक्टिव कैटेगरी के क्लासिफिकेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि बैंक जो लोन देती है NBFCs को ऑन लैंडिंग पे, किस बोरोवर टाइप कौन होता है, रजिस्टर्ड NBFC। तो जो बैंक का क्रेडिट होता है रजिस्टर्ड NBFC का ऑन लैंडिंग के लिए वो एलिजिबल होता है प्राइवेट सेक्टर क्लासिफिकेशन में अंडर रेस्पेक्टिव कैटेगरी। तो एग्रीकल्चर में दोस्तों ऑन लैंडिंग फॉर टर्म लैंडिंग कंपोनेंट अंडर एग्रीकल्चर, तो ये 10 लाख पर बोरोवर है। और यदि माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज में दोस्तों यदि ऑन लैंडिंग है वो 20 लाख पर बोरोवर तक प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का पार्ट होता है। जो डिस्पेंसन है वो वैलिड है 31 मार्च 2021 तक। जो भी लोन डिसबर्स किया गया ऑन लैंडिंग मॉडल में वो कंटिन्यू क्लासीफाई होगा प्राइवेट सेक्टर में अंडर द डेट ऑफ रिपेमेंट। यदि बैंक का लोन है HFC को यानी हाउस फाइनेंस कंपनी को ऑन लैंडिंग के लिए, तो बैंक का क्रेडिट जो HFC के लिए होता है जो कि NHB अप्रूव कर दिया रिफाइनेंस के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे लिमिट कितना है, एग्रीगेट लोन लिमिट ऑफ 20 लाख पर बोरोवर। तो आपको लिमिट ध्यान रखना है। ये जो हमारा बैंक लोन टू HFC होता है ये RRB, SFB और LAB के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कैप ऑन लैंडिंग ये देखना है, को लैंडिंग बाय बैंक NBFC टू प्राइवेट सेक्टर। जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उन्हें परमिट किया गया है कि वो को लैंड कर सकें सारे रजिस्टर्ड NBFC के साथ प्राइवेट सेक्टर में। तो दोस्तों इसके बारे में डिटेल गाइडलाइन दिया गया है। फिर कोविड-19 का मेजर था PSL के लिए। तो जो सिक्योरिटीज़ का जो फेस वैल्यू जो कि STM कैटेगरी में रखा गया है अंडर TLTRO 2.0 स्कीम एंड SLF MF विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉम्पिटिशन ऑफ ANBC फॉर डिटरमाइनिंग प्राइवेट सेक्टर टारगेट। चलिए उसके बाद ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो फॉर कोविड रिलेटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। तो एक ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो 50,000 करोड़ का इसका टेनर था 3 साल का रेपो रेट पे, उसे ओपन किया गया था 31 मार्च 2022 तक, ताकि लिक्विडिटी प्रोविजन को बूस्ट कर सके, ताकि कोविड रिलेटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप कर सकें। बैंक को एक कोविड लोन बुक क्रिएट करना था इस स्कीम के अंदर। सेपरेट लिक्विडिटी विंडो फॉर कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर, एक सेपरेट लिक्विडिटी विंडो 15,000 करोड़ का इसका टेनर था 3 साल का रेपो रेट पे, उसको ओपन किया गया 31 मार्च 2022 तक। किसके लिए, तो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर के लिए, जैसे कि होटल्स, रेस्टोरेंट, टूरिज्म, फिर एविएशन, एंसिलरी सर्विसेज। मॉनिटरिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स। तो दोस्तों जो हमारा बैंक का कॉम्प्लायंस था प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग टारगेट का वो मॉनिटर किया जा रहा था क्वार्टरली बेसिस पे। बैंक को डेटा फर्निश करना था प्राइवेट सेक्टर एडवांस पे क्वार्टरली और एनुअल इंटरवल पे। यदि आपका प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का अचीवमेंट ना होगा तो जो भी बैंक शॉर्टफॉल है लैंडिंग में तो प्राइवेट सेक्टर में उनको एलोकेट किया जाएगा अमाउंट फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द RIDF यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो कि NABARD के साथ इस्टेब्लिश्ड है। उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि एडजस्टमेंट फॉर मिस क्लासिफिकेशन। तो जो भी मिस क्लासिफिकेशन रिपोर्ट किया गया RBI के डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन के द्वारा या NABARD के द्वारा RRB के केस में, तो उसे एडजस्ट किया जाएगा या रिड्यूस किया जाएगा उस साल के अचीवमेंट से। दोस्तों कंसिडरेशन फॉर नॉन अचीवमेंट ऑफ रेगुलेटरी क्लियरेंस। तो नॉन अचीवमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर टारगेट एंड सब टारगेट विल बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल ग्रांटिंग रेगुलेटरी क्लियरेंस। अब जरा बात करते हैं क्या कॉमन गाइडलाइंस है प्राइवेट सेक्टर लोन के लिए। तो बैंक कॉम्प्लाई करेगी कॉमन गाइडलाइंस फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ एडवांस अंडर द प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग। अब देखिए प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट का अचीवमेंट क्या है। तो जो प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग टारगेट था शेड्यूल कमर्शियल बैंक का वो 40.54% था 2021 में, और इसने इस टारगेट को अचीव किया। अब ये टेबल इसमें आप देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का क्या अचीवमेंट है। 2019-20 में इतना टारगेट था, कितना अचीव किया, तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों शॉर्टफॉल क्या होता है। यदि मान लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के टारगेट में शॉर्टफॉल है तो दोस्तों उनको एलोकेट करना पड़ता है फंड RIDF में, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में, जो कि NABARD के साथ इस्टेब्लिश है। ठीक है, और नहीं तो दूसरे फंड NABARD के साथ ये है, जैसे कि आपका मुद्रा हो गया, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसीज। दोस्तों ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, जो टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है PSLC का, उसमें ग्रोथ देखा गया 25.9% देखा गया, और अब ये 5.89 लाख करोड़ है। 2020-21 का डेटा है। पहले साल में 43.1% था मात्र। तो जितने भी 4 PSLC कैटेगरीज होते हैं, हाईएस्ट ट्रेडिंग देखा गया था PSLC जनरल में और PSLC स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर में। इसका ट्रांजैक्शन वॉल्यूम 2.26 लाख करोड़ और 1.96 लाख करोड़ रेस्पेक्टिवली था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका डिस्क्रिप्शन जो है 1972 में फॉर्मलाइज हुआ। एक रिपोर्ट था इनफॉर्मल स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स
रिवाइज गाइडलाइन, तो आरबीआई ने कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया था पीएसएल गाइडलाइन का ताकि इंस्ट्रक्शन को हार्मोनाइज कर सके अलग अलग बैंकों के लिए। तो रिवाइज गाइडलाइन का एम था कि हम क्रेडिट पेनिट्रेशन बढ़ा सकें क्रेडिट डेफिशिएंट एरियाज़ में। अब जरा बात करते हैं यूनिट नंबर 15 की, कि बेसिकली एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, एक लॉन्ग टर्म गोल को कंसीडर करते हुए पॉवर्टी एलिवेशन जो है एक बेटर प्रोग्रेस कर रहा है नेक्स्ट 50 ईयर में। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पॉवर्टी एलिवेशन में, जैसे कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑफ ग्रोइंग मिडिल क्लास, इंक्रीजिंग एम्फेसिस ऑन एजुकेशन, रिजर्वेशन ऑफ सीट इन गवर्नमेंट जॉब, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। यदि हम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दोस्तों इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत ही इंप्रेसिव है भारत में, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन अनहेवन है। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव 1950 से लेकर इसका एम है कि पुअर को हेल्प करें कि वो सेल्फ सफिशिएंट बने। यहाँ पे दोस्तों कुछ सेल्फ डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, कुछ टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इनिशिएटिव जैसे कि डीबीटी ने क्रूशियल रोल प्ले किया है पॉवर्टी इनिवेशन में। दोस्तों गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सॉल्यूशन लाइक जनधन आधार मोबाइल नंबर, यानी कि जैम ट्रिनिटी, जो कि फैसिलिटेट करता है पब्लिक रिसोर्स को टारगेट करना, हमारा सब्सिडी स्कीम को ओवरऑल करना, इम्प्लीमेंट करना डीबीटी को, इसमें प्रोग्रेस देखा गया। दोस्तों इंडिया का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है 1991 में लाया गया, इस कारण से जीडीपी ग्रोथ बढ़ा था। जो वेलबींग था लोगों का, पार्टिकुलरली पुअर का, ये क्रूशियल मेजर है इन सभी रिफॉर्म्स के सक्सेस का। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि पहला है यूबीआई। यूबीआई होता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ये बेसिकली एक अल्टरनेटिव था सोशल वेलफेयर स्कीम का। यहाँ पे सारे सिटीजन रेगुलरली एक अनकंडीशनल सम ऑफ मनी रिसीव करते हैं सोशल सिक्योरिटी के रूप में। इसका एम है पॉवर्टी कम करना। दोस्तों फास्ट ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की बात करें तो 1960 और 1970 में गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया कि जो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस है वो बेनिफिट करेगा पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की बात करें तो बहुत सारे स्कीम को लॉन्च किया गया ताकि वेज एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकें और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट कर सकें, जैसे कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा 2005 में लाया गया, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये सभी का एम है कि हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके अर्बन और रूरल पीपल को। इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कहा जाता है। इसका फोकस है कि हम एफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करें रूरल पुअर को। जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है यानी NRHM NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसका एम है कि हम फॉर्मुलेट करें अपने पॉवर्टी रिडक्शन एक्शन को। दोस्तों राइट टू फूड एक्ट को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कहा जाता है। ये सब्सिडाइज फूड ग्रेन प्रोवाइड करता है 2/3 ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन को। दोस्तों मिशन मोड अप्रोच की बात करें तो डे NRLM एक इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिशन मोड में, जिसमें स्टेट को अपना स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी रिडक्शन एक्शन प्लान को फॉर्मुलेट करना है। इसका फोकस है कैपेसिटी बिल्डिंग में, स्किल डेवलपमेंट में, लाइवलीहुड लिंकेज को क्रिएट करने में। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें तो जो भी डे NRLM के अंदर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसके अंदर 10 से 20 लोग औरतें होती हैं जिनके पास कम से कम 5 पर्सन होते हैं स्पेसिफिक SHG के लिए। दोस्तों रिवॉल्विंग फंड क्या होता है, तो जो डे NRLM है ये रिवॉल्विंग फंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है एलिजिबल SHG को, ताकि वो अपने इंस्टीट्यूशनल और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैपेसिटी को बढ़ा सकें। जो रिवॉल्विंग फंड का कॉर्पस है वो 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपया होता है पर SHG। दोस्तों CIF होता है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड। बेसिकली ये प्रोवाइड किया जाता है SHG को इंटेंसिव ब्लॉक में फेडरेशन के माध्यम से। इंटरेस्ट सबवेंशन अवेलेबल होता है वुमेन SHG को क्रेडिट के, यदि बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो क्रेडिट लेते हैं। कुछ आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों बैंक जो SHG को लैंड करते हैं वो 7% इंटरेस्ट पे, जिसमें 3% सबवेंशन दिया जाता है प्रॉम्प्ट रिपेमेंट पे, जिससे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट घटकर 4% हो जाता है। MG NREGS महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये लॉन्च किया गया फरवरी 2006 में। इसमें गारंटी 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट था फाइनेंशियल ईयर में तो किसी रूरल हाउस होल्ड को, जिसका एडल्ट मेंबर वॉलंटियर करते हैं अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए। दोस्तों MG NREGS मैंने आपको बताया कि बेसिकली प्रोग्राम को इवॉल्व किया गया ताकि वो ड्यूरेबल एसेट क्रिएशन पे फोकस करे, लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन पे, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पे और एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बेसिकली ये ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है अनकनेक्टेड हैबिटेशन को, ताकि पॉवर्टी रिड्यूसिंग स्ट्रेटजी का एक पार्ट है। ये स्कीम टेक्निकल और मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सेट करता है, फैसिलिटेट करता है दोस्तों पॉलिसी डेवलपमेंट में और प्लानिंग में स्टेट लेवल पे। प्रधानमंत्री आवास योजना एक रिस्ट्रक्चर्ड वर्जन है इंदिरा आवास योजना का, जिसका एम है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। इसका फोकस है कि हम हाउसिंग प्रोवाइड करें रूरल एरिया में। दोस्तों फिर बताया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो ये बेसिकली हाउसिंग प्रोवाइड करता है रूरल एरिया में। इसका प्रायोरिटी दिया गया फीमेल हेडेड हाउस होल्ड को एंड हाउस होल्ड विद अ सिंगल गर्ल चाइल्ड। PMAYG ऑल्सो एड्रेस बेसिक हाउस होल्ड नीड्स थ्रू कन्वर्जेंस। तो देखिए इसमें अंदर असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के माध्यम से। दोस्तों PDS होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये एक सेफ्टी नेट प्रोग्राम है भारत में जो कि सब्सिडाइज ग्रेन प्रोवाइड करता है पुअर को। ये दोस्तों यूनिवर्सल प्रोग्राम के रूप में स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब बाद में ये पुअर को टारगेट किया। जो बेनिफिशियरी के आइडेंटिफिकेशन होते हैं वो स्टेट बेस पे किए जाते हैं पॉवर्टी एस्टीमेट पे।
दोस्तों फिर नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY। ये एक रिलीफ पैकेज है जिसका एम है कि हम फूड और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे पुअर को कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। इस पैकेज के अंदर मेजर्स होते हैं जैसे कि इंश्योरेंस कवर होते हैं हेल्थ वर्कर के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फ्री फूड गेन एंड पल्सेज, जिसको कैश ट्रांसफर जनधन अकाउंट होल्डर को। दोस्तों प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, इसको लॉन्च किया गया था कि क्वालिटी ड्रग्स प्रोवाइड कर सकें अफोर्डेबल प्राइस में अक्रॉस द कंट्री। इसके अंदर जन औषधि का ओपनिंग हुआ, जन औषधि स्टोर का ओपनिंग हुआ, जिसमें जो कि 500 से ज़्यादा मेडिसिन लोअर प्राइस पे मार्केट रेट से कम दाम पे बेचते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसका एम है कि हम क्लीन कुकिंग फ्यूल यानी LPG प्रोवाइड करें रूरल और डिप्राइव्ड हाउस होल्ड को, जो कि ट्रेडिशनल फ्यूल को यूज़ करते हैं। अब यूनिट 16 को देखते हैं। दोस्तों रूरल हाउसिंग का इंट्रोडक्शन, हाउसिंग एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। दोस्तों विलेज हाउसिंग प्रोग्राम यानी VHP 1957 में लाया गया। ये लोन देता है हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए। स्पेसिफिक फोकस था रूरल हाउसिंग का, वो स्टार्ट हुआ NREP यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम से और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम से, इसको RLGP कहते हैं। दोस्तों इंदिरा आवास योजना को लॉन्च किया गया 1985 में। इसके बाद जवाहर रोजगार योजना या 1989 में, उसको लेटर रिस्ट्रक्चर किया गया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016 में। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करें तो ये पक्का हाउस प्रोवाइड करेगा सभी हाउस होल्ड को और वैसे हाउस होल्ड को जो कि कच्चा हाउस में रह रहे हैं। इसका की फीचर है प्रोविजन ऑफ टॉयलेट्स, बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन, नेशनल टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी, एक्सेस टू लोन, फिर कन्वर्जेंस एंड फैसिलिटीज़ DBT। फिर दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ हाउसिंग लोन बाय बैंक एज प्राइवेट सेक्टर। पहला है लोन कैटेगरी, यदि लोन है परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग यूनिट के लिए तो 35 लाख मेट्रोपॉलिटन सेंटर में 10 लाख तक का 10 लाख से ऊपर का पॉपुलेशन होता है और दोस्तों 25 लाख दूसरे सेंटर में, ये हमारा प्राइवेट सेक्टर का पार्ट होता है। ठीक है, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ड्वेलिंग यूनिट नॉट एक्सीड 45 लाख इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर। ये प्राइवेट लैंडिंग क्लासिफिकेशन बता रहे हैं आपको। फिर दोस्तों मान लीजिए कि आपका कोई डैमेज और ड्वेलिंग यूनिट है उसका रिपेयर करना है, उसमें मान लीजिए कि 10 लाख तक का लोन मेट्रोपॉलिटन सेंटर में और 6 लाख तक का लोन दूसरे सेंटर में, ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का पार्ट होता है। जो गवर्नमेंट एजेंसी इसको बैंक लोन देती है उसे मान लीजिए कि ड्वेलिंग यूनिट का कंस्ट्रक्शन है, स्लम क्लियरेंस का है, रिहेबिलिटेशन का है, तो कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो बैंक लोन देती है अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए, तो प्रोजेक्ट जो कि फ्लोर एरिया रेशियो या फ्लोर स्पेस इंडेक्स का 50% यूज करें ड्वेलिंग यूनिट के लिए, इसका कारपेट एरिया दोस्तों 50-60 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा ना हो, वो हमारा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट लोन के अंदर आता है। बैंक लोन देती है HFC को यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को, तो ऑन लैंडिंग अप टू 20 लाख फॉर इंडिविजुअल बॉरोवर फॉर परचेज कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग यूनिट और सम क्लियरेंस। दोस्तों रूरल हाउस होल्ड और रूरल सैनिटेशन का सपोर्ट कैसे मिलता है? नाबार्ड के द्वारा। तो नाबार्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है रूरल हाउसिंग को, कोऑपरेटिव और स्टेट एंटिटीज़ को, जैसे स्टेट हाउसिंग बोर्ड, कॉर्पोरेशन। नाबार्ड प्रोवाइड करती है असिस्टेंट टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। नाबार्ड लोन प्रोवाइड करती है नेशनल सेंटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड क्वालिटी। दोस्तों नाबार्ड ने 20,000 सैनिटरी लिटरेसी प्रोग्राम बनाए हैं अक्रॉस द कंट्री। सो इफ़ यू वांट सच टाइप ऑफ PDF फॉर रूरल बैंकिंग प्लीज़ व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। सो फ्रेंड्स, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम फॉर रूरल हाउसिंग, तो बेसिकली ये स्कीम अप्रूव किया गया कैबिनेट के द्वारा 2017 में। ये इनेबल करता है जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो नए हाउस कंस्ट्रक्ट कर सकें या इंप्रूव कर सकें पक्का हाउस को। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल हाउसिंग बैंक। लोन अमाउंट है 2 लाख तक का। गवर्नमेंट 3% इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड करती है NHB को, जो कि पास किया जाता है प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन पे। अफोर्डेबल हाउसिंग का डेफिनेशन। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एजुकेशन लोन स्कीम। तो ये स्कीम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है मेरिटोरियस स्टूडेंट को। एलिजिबिलिटी के लिए इंडियन नेशनैलिटी होना जरूरी है, जिन्होंने एडमिशन सिक्योर किया हो किसी हायर एजुकेशन कोर्स में। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में कुछ कोर्सेज होते हैं जहाँ पे बैंक कंसीडर करती है। स्टडीज़ इन इंडिया, आप देखिए कुछ अप्रूव्ड कोर्सेज हैं जिस कारण से, जैसे कि कोर्सेज ICWA, CA, CFA, जो कोर्स IIT, IIM, IISc, XLRI, NIFT, NID कंडक्ट करती है। उसके बाद और भी कुछ कोर्सेज हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि एजुकेशन एक्सपेंसेस कंसिडर, कौन सा एक्सपेंस लोन के लिए कंसिडर किया जाएगा, जो कि फ़ी कॉलेज, स्कूल या हॉस्टल को पे किया जाता है। एग्जामिनेशन, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी फी, जो ट्रैवल एक्सपेंस है, जो इंश्योरेंस प्रीमियम है स्टूडेंट बोरोवर के लिए, जो कॉशन डिपॉजिट है, जो बुक्स, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, यूनिफॉर्म परचेज के लिए है, कंप्यूटर परचेज के लिए रिजनेबल कॉस्ट पे, स्कॉलरशिप फी वेवर, क्वांटम ऑफ फाइनेंस। तो यदि मान लीजिए कि स्टडी भारत में हो रहा है तो मैक्सिमम 10 लाख का, यदि एब्रोड हो रहा है तो मैक्सिमम 20 लाख का। बैंक हायर लिमिट सेट कर सकती है स्टूडेंट को कुछ सर्टेन इंस्टीट्यूशन पे एब्रोड और इन इंडिया। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि मार्जिन कितना लेना है। 4 लाख तक का लोन में कोई मार्जिन नहीं। 4 लाख से ऊपर के लोन में 5% मार्जिन यदि भारत में स्टडी कर रहा है और 15% मार्जिन यदि भारत विदेश में स्टडी कर रहा है। और 7.5 तक का लोन में मार्जिन नील है यदि लोन एलिजिबल होता है सेंट्रल गारंटी कवरेज, स्कॉलरशिप और असिस्टेंट टू बी इंक्लूडेड इन द मार्जिन। सिक्योरिटी, लोन डॉक्यूमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द स्टूडेंट एंड पेरेंट और गार्डियन एट जॉइंट बॉरोवर। सिक्योरिटी जो है किसी फॉर्म में हो सकता है, लैंड, बिल्डिंग, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स, यूनिट्स ऑफ UTI, NSC, KVP, लाइफ पॉलिसी, गोल्ड शेयर, म्यूचुअल फंड।
दोस्तों मॉनिटोरियम पीरियड की बात करें तो मॉनिटोरियम स्पेशल सर्विस मिलता है अंडर एम्प्लॉयमेंट को कंसिडर करते हुए, कोई प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं है, रिपेमेंट इन EMI फॉर पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, रिपेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी में भी कंसिडर इन सर्टेन केसेस। तो दोस्तों उसके बाद बात करते हैं स्किल लोन स्कीम की। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम लोन फैसिलिटी दे सकें इंडिविजुअल को जो कि स्किल डेवलपमेंट कोर्स को परस्यू कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, कोई भी इंडिविजुअल किसी भी कोर्स में एडमिटेड है, ITIs में, पॉलिटेक्निक में, रिकॉग्नाइज स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो मैक्सिमम फाइनेंस कितना मिलेगा, 1.5 लाख का मिलेगा ट्यूशन फी के लिए और दूसरे एक्सपेंस के लिए। मार्जिन दोस्तों टोटल कोर्स एक्सपेंडिचर का 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। कोलेटरल सिक्योरिटी की बात करें तो कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑप्शन होता है कि आप क्रेडिट गारंटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं NCGTC से। NCGTC क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करती है डिफ़ॉल्ट होने पे नॉमिनल फ़ी पे कम से कम टोटल आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट का 75% NCGTC प्रोवाइड करती है। मॉनिटोरियम पीरियड की बात करें तो 6 महीने का मॉनिटोरियम पीरियड है कोर्स कंप्लीशन के बाद, यानी कोर्स एक्सीडिंग 1 ईयर से 12 महीना तक का मॉनिटोरियम पीरियड मिल सकता है। लोन का टेनियर होता है 3 से 7 साल के लिए। यदि 50,000 तक का लोन है तो 3 साल, और यदि 50,000 से 1 लाख का लोन है तो 5 साल, और 1 लाख से ज़्यादा का लोन है तो 7 साल। ठीक है, कोई प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं होते हैं। दोस्तों दूसरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव की बात करें तो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कर कार्यक्रम यानी PMVLK, तो एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसको लॉन्च किया गया ताकि सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके स्टूडेंट को। इनको एजुकेशन लोन चाहिए या स्कॉलरशिप चाहिए, स्टूडेंट सर्च कर सकते हैं लोन के लिए, स्कॉलरशिप प्रोवाइडर के लिए, और अपने स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। इस सेक्शन 80 जो इनकम टैक्स एक्ट है वो अलाउ करता है डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। जो डिडक्शन है वो एजुकेशन लोन को कवर करता है जिसको हायर स्टडी के लिए लिया गया है 8 साल के लिए। दोस्तों एजुकेशन लोन की क्लासिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन लोन जो इंडिविजुअल को दिया जा रहा है एजुकेशन पर्पस के लिए, इसमें वोकेशनल कोर्स है 20 लाख तक का, वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्लासीफाई होता है। यूनिट 17 की बात करें तो RBI का जो मॉनेटरी पॉलिसी मेजर है वो इंडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है पॉवर्टी एलिवेशन में। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी NSFI 2019 से 2024 का, इसका एम है कि इंश्योर करें कि फाइनेंशियल सर्विस का एक्सेस हो अनडिजर्व पॉपुलेशन के लिए। फिर दोस्तों NSFI को प्रिपेयर किया गया RBI के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इनपुट मिला, फाइनेंशियल रेगुलेटर से इनपुट मिला, स्टेक होल्डर से इनपुट मिला। NSFI का एम है कि हम एक्सेसिबल और अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करें सारे सिटीजन को, जो कि इंक्लूसिव ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। दोस्तों कन्वर्जेंस प्रोग्राम की बात करें तो इसने रिकमेंड किया कन्वर्जेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, जैसे कि NRLM, NULM, PMKVY स्टेट लेवल प्रोग्राम थ्रू एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो यहाँ पे दोस्तों एक फ्रेमवर्क को डेवलप किया गया ताकि लैंड होल्ड फॉर फोकस्ड अप्रोच टू हैंड होल्ड न्यू फाइनेंशियली इंक्लूडेड SHGs, इसमें एफर्ट्स को कन्वर्जेंस किया गया। फाइनेंशियल लिटरेसी इन एजुकेशन की बात करें तो दोस्तों फाइनेंशियल लिटरेसी मॉड्यूल्स, ये फाइनेंशियल लिटरेसी मॉड्यूल को डेवलप किया गया NCFE यानी नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के माध्यम से। ये मॉड्यूल फाइनेंशियल सर्विस को कवर करता है ऑडियो वीडियो कंटेंट बुकलेट्स के माध्यम से। दोस्तों प्रोसेस लिटरेसी और टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसका फोकस है कि हम लिटरेसी को प्रोसेस करें ताकि कस्टमर को एम्पावर कर सकें, ताकि वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट को समझे और यूज करें। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में, फाइनेंशियल एजुकेशन इनिशिएटिव का एम है कि लोगों को हेल्प करें फाइनेंशियल वेलबींग को अचीव करने में बाय एक्सेसिंग एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल प्रोडक्ट। तो भारत में दोस्तों बहुत सारे प्रोग्रेस हुए हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में, जैसे कि PMJDY स्पेशल सिक्योरिटी स्कीम के माध्यम से। तो मल्टीपल स्टेक होल्डर का इन्वॉल्वमेंट है फाइनेंशियल लिटरेसी को स्प्रेड करने में। एक ब्रॉड नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है ताकि इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट कर सकें। तो कॉमन टोल फ्री हेल्पलाइन, एक कॉमन टोल फ्री हेल्पलाइन को इस्टेब्लिश किया गया। एक पोर्टल को डेवलप किया गया ताकि फैसिलिटेट करे इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन को। फिर एक स्ट्रेंथनिंग हो रहा है, टेक्नोलॉजी फॉर कोऑर्डिनेशन है, डिसेंट्रलाइज अप्रोच है। अब दोस्तों फिर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन वी हैव डिस्कस। सो दिस वाज आवर कंप्लीट रिवीजन ऑफ मॉड्यूल नंबर C. If you want such type of PDF, feel free to WhatsApp me on the number shown on the screen. And similarly, we have quick revision for A, B, D. You can also watch those videos to get your conceptual clarity over this topic. Thank you.